टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अभी तक हमने जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं वो केमिकल रिएक्शन से आए, एसिड बेसिस सॉल्ट से आए। एक्सपेरिमेंट 3 अब जो हम बात करेंगे वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से आएगा, मतलब हमारे चैप्टर नंबर 3 से ही आएगा। क्या है ये? टर्म 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ए एंड बी दो पार्ट्स में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली ये एक ही एक्सपेरिमेंट है और बी जो है वो केवल इन्फरेंस है। ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस भी इन्हीं मेटल्स के सल्फेट्स हैं, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। ये सब एक्वस सॉल्यूशंस हैं। एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ ये चारों मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अरेंजिंग जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये बात हमको करनी है। तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ यही है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, हम थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। फ़र्क बस इतना है, यहाँ पे हम उसका वीडियो देख लेंगे और ऑब्जर्वेशंस को ज़्यादा नोट करेंगे जैसा कि केमिकल रिएक्शंस में करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमको ऑब्जर्वेशंस पर आते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो हम इसका बेशक ध्यान रखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या दिख रहा है हमको, उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, कलर चेंजेस होते हैं क्योंकि इसमें, और कोई ख़ास बात उसमें होगी तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेंगे। इस को बेसिकली हम बोलते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। तो उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। देखें कि हमारे पास 4 मेटल्स और 4 एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले जिंक से बात शुरू करते हैं। जिंक का रिएक्शन, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ ब्लू इन कलर, एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस, फेरस सल्फेट ग्रीन। हाँ, इसमें एक्चुअली जिंक सल्फेट भी आप इन्वॉल्व कर लो, जिंक सल्फेट भी कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन होता है। हालांकि जिंक सल्फेट के साथ में कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, उसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि आयंस आर द सेम, तो किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ये सब रिएक्शंस जो होते हैं ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। हमने रिसेंटली केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ा है, रिवाइज किया है। हमको पता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे फ्रॉम इट्स कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। हाँ, तो यहाँ पर ये चारों मेटल्स, जैसे जिंक के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे पास 3 मेटल्स के एक्वस सॉल्यूशंस हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस एंड फेरस सल्फेट पेल ग्रीन कलर का एक्वस सॉल्यूशन। जिंक उसी के साथ रिएक्शन कर पाएगा जिससे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसी के सॉल्ट के साथ में रिएक्शन कर पाएगा। कौन सी रिएक्शन? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन जब हो जाएगी तो नया सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। रिएक्शन नहीं हो पाएगी तो देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो देखें हमने विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऐप हम जिंक के जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको बारी बारी से फेरस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट के बीकर में डालते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए। वैसे तो हाफ एन आवर में भी, आधे घंटे में भी रिजल्ट आ जाता है, आ सकता है, लेकिन फॉर सेफ्टी सेक हम 1 घंटा रख देते हैं, है ना। कंपेरेटिवली स्लो रिएक्शन है, थोड़ा सा टाइम लगता है ऑब्जर्वेशन क्लियर होने के लिए, तो इसलिए हम 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं। तो कॉपर सल्फेट जिसका कलर पहले ब्लू था वो अब क्या दिख रहा है? अब वो कलरलेस हो गया है। हाँ, अभी वो ब्लू टू कलरलेस हो गया है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर हुआ है, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। इसका मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इस ऑब्जर्वेशन से ये हमारा इन्फरेंस या कंक्लूजन निकला कि जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर बिकॉज इट इज डिस्प्लेसिंग दिस फ्रॉम इट्स कंपाउंड। कैसे पता चला? इस ऑब्जर्वेशन से। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का था, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है। ठीक है,
फिर देखें, आगे देखें, इसी तरह से हम अगर ऑब्जर्व करें जिंक की रिएक्शन को, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ तो बेसिकली ठीक है, हमें वैसे भी पता है कि कॉपर जो है इन चारों में सबसे कम रिएक्टिव मेटल है, थ्योरी हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात इस तरह से रखनी है कि हमारी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। अदरवाइज़ आप बोलोगे कि ये तो हमें पहले से मालूम है। एल्यूमिनियम सल्फेट में आप देखोगे कि जब आप, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, आपकी ऑब्जर्वेशन जो आप अभी हमने देखी, अभी हम कॉपर सल्फेट देख रहे थे, तो ऑब्जर्वेशन अकेला ये नहीं है, दूसरा ऑब्जर्वेशन भी है, हमने थ्योरी में भी हम बात करते हैं वैसी ही बात, कि जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं उनके ऊपर जो कॉपर का डिपोजिशन, रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन भी हो जाता है। हाँ, ये दो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। जिंक ग्रैन्यूल्स पहले जैसे दिख रहे थे अब वैसे नहीं दिख रहे हैं, पहले जो उनका सिल्वरी ग्रे कलर था अब वो हो गया रेडिश ब्राउन, मतलब उसके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया। कॉपर का डिपोजिशन क्यों हो गया ये बात तो आपको पता ही है। रेडॉक्स में हमने सीखा था कि क्योंकि यहाँ पर जिंक का जो एटम था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, हाँ, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कॉपर Cu+2 आयन यहाँ पे आता है जिंक की सरफेस पर, इनको रिसीव करके 2 इलेक्ट्रॉन्स को कॉपर बना करके जिंक ग्रैन्यूल्स की सरफेस पर ही डिपॉजिट हो जाता है। बदले में यहाँ पे जिंक आयन बनता है Zn+2, जो कि सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन्स घूम रहे हैं SO4-2 उनसे जाकर के एसोसिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन्स, और यहाँ पर जो कलरलेस सॉल्यूशन बना है अब वो जिंक सल्फेट है ZnSO4। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अच्छा कॉपर Cu+2 भी था यहाँ पे, Zn+2 भी यहाँ पे बन गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद, तो कॉपर Cu+2 सल्फेट के पास जाकर के उनसे क्यों नहीं कंबाइन हो गया जैसा जिंक ने किया। तो यहाँ पर ही हमारा कंपैरिजन आता है, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सल्फेट के पास जाकर के कंबाइन करने की ज़्यादा कैपेसिटी उसकी है। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, यहाँ से बात आती है। ठीक है, तो कॉपर जो है वो सिर्फ यही कर सकता है, सल्फेट से तो जिंक आयन कंबाइन होगा, कॉपर क्या करेगा, ये जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए उसको जा करके जिंक के पास एक्सेप्ट करेगा, कॉपर का एटम बन जाएगा। अब वो आयन नहीं रहेगा, आयन नहीं रहेगा तो एटम बन के जिंक की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने टेक्निकल एस्पेक्ट इसका ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में आप इसमें जब जिंक डालोगे तो आपको पता चलेगा कि यू कांट सी एनी चेंज, ना तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कोई कलर चेंज हो रहा है, एक्चुअली उसका कोई कलर था नहीं। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये वाली ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। आप कह सकते हो कि सर एल्यूमिनियम सल्फेट भी कलरलेस है और जिंक सल्फेट भी कलरलेस है, तो अगर ये कलरलेस ही रह गया तो आपको क्या पता कि एल्यूमिनियम सल्फेट अब जिंक सल्फेट में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्या पता हो गया हो, ये भी कलरलेस वो भी कलरलेस। तो आपको देखना है जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर, ये तो आपको पहले से पता है, आपकी थ्योरी से भी आप जानते हो कि एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट भी कलरलेस होता है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक के रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन होता तो हम ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं देखेंगे कि सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंज हुआ, क्योंकि वो तो होएगा ही नहीं, दोनों ही कलरलेस है। तो यू शुड ऑब्जर्व ओनली द कलर ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक ग्रैन्यूल्स जैसे डाले थे वो वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। उनमें कोई भी चेंज नहीं दिखता है, उनकी अपीयरेंस एज इट इज़ रहती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, नो रिएक्शन। दैट मीन्स जिंक डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्प्लेस एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम सल्फेट। दैट मीन्स
एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। यहाँ पे हम कह रहे थे जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, अब कहने लग गए हम एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जिंक के साथ में कंपैरिजन हो गया। फेरस सल्फेट, ये पेल ग्रीन कलर का था, ये कलरलेस हो गया है। ये कलरलेस हो गया मतलब रिएक्शन हुई है, मतलब जिंक ने फेरस सल्फेट में से फेरस आयरन के जो आयंस थे, जो फेरस आयन थे, उसको डिस्प्लेस कर दिया है और जिंक सल्फेट बना दिया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन। एल्यूमिनियम इज more reactive as compared to zinc, and zinc is more reactive as compared to copper। इन बातों को देख करके हमें क्या पता चलता है कि जिंक जो है ये आयरन से और कॉपर से, दो मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। हम ये तो कह सकते हैं कि जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, लेकिन आयरन और कॉपर इन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ का इतना पोर्शन क्लियर हो गया। अभी केवल एक बात क्लियर नहीं है हमको इस स्टेज पे कि जो आयरन और कॉपर है उन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम और जिंक आयरन और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तो यही पता चल गया। क्यों? क्योंकि जिंक आयरन और कॉपर दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई है। अगर जिंक एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है तो फिर एल्यूमिनियम कॉपर और आयरन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कॉमन सेंस है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस यूज़ करने के बजाय हम बाकी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि बाकी जो मटेरियल हमने इकट्ठा किया है उसका क्या करना है, यानी जिंक के अलावा बाकी मेटल्स जो हैं, जो आयरन है, जो एल्यूमिनियम है, जो कॉपर है, उनका रिएक्टिविटी भी चेक करना है हमको। तो कॉपर का नंबर आया। अब कॉपर को हम जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट तीनों में डालेंगे। यू कैन सी कि जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों कलरलेस हैं और फेरस सल्फेट जो है वो पेल ग्रीन कलर का है। आप तीनों में कॉपर जो कि रेडिश ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स हैं, रेडिश ब्राउन कलर का एक्चुअली पाउडर्ड फॉर्म में ये रहता है ना। विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप आप डाल सकते हो, आप विद द हेल्प ऑफ एक स्पैचुला भी आप डाल सकते हो। इसको आप इन तीनों में डाल करके और इसको भी छोड़ दोगे फॉर 1 आवर, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। और आफ्टर दैट यू विल सी दैट ऑल द बीकर्स will respectively show no change at all। जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट तीनों में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे दिख रहे हैं मतलब जैसे पहले थे वैसे ही दिख रहे हैं। जिंक कलरलेस है, एल्यूमिनियम कलरलेस है, फेरस सल्फेट पेल ग्रीन का पेल ग्रीन ही है, और कॉपर के जो हमने पाउडर डाला था कॉपर का, उसके कलर में भी कोई चेंज नहीं है, ना उसका टेक्सचर चेंज हुआ है। इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं हुई है, कहीं भी रिएक्शन नहीं हुई है। मतलब कॉपर कुड नॉट डिस्प्लेस जिंक, कुड नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम और आयरन from their respective salt molecules। इसका मतलब कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू ऑल, वेरी स्पेसिफिकली कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। यहाँ पर प्रूव हो गया, क्योंकि अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होता आयरन से तो वो यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता, फिर ये पेल ग्रीन से ब्लू हो चुका होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। यानी कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव होता है।
तो फिर रिएक्टिविटी सीरीज तो हमारी बन गई, लेकिन फिर भी हम बाकी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। हाँ, हमारा काम जो था कंक्लूज़न, तो हम कंक्लूज़न तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन इस बात को कंसोलिडेट करें कि आफ्टर टॉकिंग अबाउट दीज टू मेटल्स, द थर्ड मेटल एल्यूमिनियम, क्या वो वाकई ज़्यादा रिएक्टिव है? अब तक हम समझ गए कि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू कॉपर, आयरन एंड जिंक, ऑल द थ्री। इसका मतलब वो तीनों के साथ रिएक्शन करेगा। तो आप क्या देखोगे? आप तीनों के एक्वस सॉल्यूशंस को लेकर के देखोगे कि इसमें हम एल्यूमिनियम डालें तो क्या चेंजेस होते हैं। तो एल्यूमिनियम के भी हमने ग्रेन्यूल्स लेकर के बारी बारी से उनको विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप, आप यहाँ पे फोर्सेप इजीली यूज़ कर सकते हो, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तीनों में बारी बारी से डाल के, और जैसा हर बार कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के लिए उसको मौका देते हैं कि वो रिएक्ट कर दें। क्या होगा? कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, तीनों का कलर बदल गया। कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू था वो अभी क्या हो गया? हाँ, कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था वो अभी ब्लू से कलरलेस हो गया है। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा हमारा? ब्लू टू कलरलेस। ब्लू टू कलरलेस। मतलब एल्यूमिनियम हैज़ डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल एंड हैज़ टेकन इट्स प्लेस एंड मेड एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 होल थ्राइस। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है। इसका एक्वस सॉल्यूशन कलरलेस होता है। कलरलेस हो जाने का ये मतलब है कि कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। नंबर 2, जिंक सल्फेट। जिंक, यहाँ पर देखो, जिंक सल्फेट में था, वो जाकर के अभी एल्यूमिनियम के जो ग्रेन्यूल्स हमने डाले थे उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ब्लैक डिपॉजिट यहाँ पर हमको दिखता है, ग्रेइश ब्लैक कह सकते हैं हम इसको। ये ग्रेइश ब्लैक डिपॉजिट जो है ये इसके ऊपर, इन ग्रेन्यूल्स के ऊपर आ जाता है। और हम कहते हैं कि एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव, इससे भी ज़्यादा, जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तीसरा कौन? तीसरा बचता है अब आयरन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का भी कलर गायब है, पेल ग्रीन टू कलरलेस हो गया, यानी एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन ऑल्सो। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, ये तीनों की बात हमको पता चल गई कि एल्यूमिनियम जो है वो तीनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। और हम ये बात तो सबसे पहले कह चुके थे, क्योंकि हमने देख लिया था कि एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, और जिंक को हमने देख लिया था कि वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन हम नहीं भी करते तो भी हमें पता था कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, लेकिन ये रिएक्शन करवा करके हमने इस फैक्ट को कंफर्म कर लिया। ये हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट हो गए हैं उसके लिए। ठीक है, तो अब बचती है बात केवल आयरन के बारे में। ये तीनों तो चीज़ें हम समझ गए, अब आयरन की बात करेंगे। आयरन जो है वो कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन बाकी दोनों से कम रिएक्टिव है। तो जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इनके एक्वस सॉल्यूशंस तो कलरलेस होते हैं, कॉपर का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ब्लू होता है। आयरन के कुछ ग्रैन्यूल्स लेकर के, इनको ग्रैन्यूलेटेड या पाउडर फॉर्म में यूज़ करना अच्छा रहता है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम इन मेटल्स को ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में या इनके पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करना क्यों प्रेफर करते हैं? तो हम कहते हैं कि ये इसलिए जिससे कि रिएक्शन जल्दी हो। ग्रैन्यूलेटेड फॉर्म में या पाउडर्ड फॉर्म में
द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज द मैक्सिमम, सो इन दैट केस द रिएक्शन हैपन्स क्विकली। अगर फिर भी नहीं हो रही है तो मतलब रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो देखें कि हमने आयरन को तीनों में डाल दिया, क्या करेंगे 1 आवर के लिए छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, एंड देन वी विल ऑब्जर्व कि कॉपर सल्फेट जो है वो पेल ग्रीन कलर का हो गया है। ये वाला तो बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, ये तो सबको पता है। यहाँ पे पता चलता है कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को और एक्चुअली उन्होंने फेरस सल्फेट बना दिया है। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। ये बात हम पहले भी देख चुके थे, जब हमने कॉपर को फेरस सल्फेट में डाला था एक्वस सॉल्यूशन में, तो देयर वाज नो चेंज, मतलब वहाँ पे रिएक्शन ही नहीं हुई थी। यहाँ पे आयरन को आपने कॉपर सल्फेट में डाला तो रिएक्शन हो गई। जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था वो पेल ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होना चाहिए कि जो आयरन के ग्रैन्यूल्स हमने डाले थे उनके ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाएगा। वो रेडिश ब्राउन कलर के दिखने लग जाएंगे क्योंकि उन पर कॉपर आके डिपॉजिट हो जाएगा। रीज़न इज़ द सेम, जो बात पहले हुई थी वही बात अब हो रही है कि आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर देता है, लूज़ कर देता है, और उसको लेने के लिए कॉपर आता है। कॉपर आयरन के पास आकर के जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो कॉपर का आयन कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो जाता है और ये कॉपर एटम आयरन की सरफेस पर जाकर के स्टिक हो जाता है। तो बिल्कुल सिंपल थ्योरी, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, भूलने जैसी कोई बात नहीं है। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कॉपर जो है वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल दिख रहा है हमको, क्योंकि हम जब आयरन को चेक कर रहे हैं अभी तो हमें दिख रहा है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये चीज़ अगर हम देखें जिंक सल्फेट में वो कलरलेस है, एल्यूमिनियम सल्फेट कलरलेस है, और आयरन के पीसेस जो हैं उनके ना तो टेक्सचर में कोई फ़र्क आया है ना उनके ऊपर कोई चीज़ आके डिपॉजिट हो गई है, मतलब ना तो उनका टेक्सचर बदला ना उनका कलर बदला। तो इसका मतलब जो आयरन है वो जिंक से भी कम रिएक्टिव है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, और एल्यूमिनियम इज़ ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम तो जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो रिलेटिव रिएक्टिविटी का हमने टेस्ट किया, जिसको हम एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में करिकुलम में बी लिखा हुआ है, वो एक्चुअली कोई अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट ए जो है उसी का इन्फरेंस या कंक्लूज़न है। क्या कंक्लूज़न है कि एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग्स दीज 4। इन 4 मेटल्स में एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, zinc is the second most reactive, iron is the third most reactive, and copper is the least reactive metal. Amongst these 4 only, ध्यान रखना, कहीं कल को केस कर दो आप मेरे ऊपर कि आप उस दिन तो कह रहे थे पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ऐसा नहीं है, वो अलग बात है, यहाँ पोटेशियम थोड़ी है। इन चारों में amongst these 4 मतलब इन चारों में एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जिंक उसके बाद, आयरन उसके भी बाद, और सबसे कम रिएक्टिव कॉपर है। तो इसका मतलब इसका जो कंक्लूज़न या इन्फरेंस है हमारा, वही हमारा रिएक्टिविटी सीरीज जो हमको कहा गया था कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में इन चारों मेटल्स को अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को सबसे पहले और सबसे कम रिएक्टिव को उसके बाद। इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोल रहे हैं, जो कि हमारा इन्फरेंस है। रिएक्टिविटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव, जिंक इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव, आयरन इज द थर्ड मोस्ट रिएक्टिव, एंड कॉपर इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल अमॉन्ग्स दीज 4। दिस इज द कंक्लूजन। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ए और बी दोनों यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ए भी और बी भी दोनों। मेटल नॉन मेटल रिसेंटली पढ़ा है, इसलिए अभी उसके रिवीजन के लिए नहीं जाएंगे। उसका रिवीजन
हमने केमिकल रिएक्शन का रिवीजन किया था क्योंकि उसको पढ़े हुए टाइम हो गया था। मेटल नॉन मेटल तो रिसेंटली पढ़ा है हमने, तो उसमें अभी दोबारा टाइम नहीं लगाएंगे। अब हम कल इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे स्ट्रेट अवे। जब इसके क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे तो फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटली शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दैट इज फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी। हाँ, वहाँ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा रेस्पिरेशन वाला जो हिस्सा है और फिर आगे और भी चीज़ें हैं इससे एसोसिएटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कितनी तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस और करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लो इसको। ये ये जो चीज़ हमने थ्योरी में टेबल बना के करी थी, आप एक बार टेबल बना लो इन चारों की, है ना। कि किसी को अगर याद नहीं आ रहा है तो देखो वीडियो में ढूंढो कहाँ पर हमने टेबल बनाना सिखाई थी, इससे रिलेटेड आपको जल्दी से याद आ जाना चाहिए। आई एम श्योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू।